14 फरवरी साल 2019 के दिन पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के लोग मोहब्बत का त्यौहार वैलेंटाइन डे मना रहे थे। उसी सुबह करीब 3 बजे सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक बड़े काफिले में निकलते हैं। काफिले में 76 गाड़ियां और करीब 2500 जवानों की भीड़ थी। चूंकि श्रीनगर के बाहरी इलाके में आतंकियों का प्रभाव था, इसलिए इस काफिले को शाम के अंधेरे से पहले ही श्रीनगर पहुंच जाने का निर्देश मिला। काफिला बर्फवारी रास्तों से निकलकर तमाम शहरों को पार करते हुए जा रहा था। चलते चलते शाम के 3 बज चुके थे और श्रीनगर अब मात्र कुछ घंटे की दूरी पर था। पुलवामा जिले के लेथापोरा में पहुंच चुके इस काफिले को लगा श्रीनगर बस कुछ घंटे की दूरी पर है, लेकिन कुछ और लोग थे जो जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहे इस काफिले की रेकी कर रहे थे। काफिले के पास की ही एक सड़क के किनारे नीले रंग की इको कार आती है। कार में 2 लड़के थे, एक आदिल और दूसरा साकिर। आदिल धीमी आवाज में कुरान की कुछ आयतें दोहराने लगा। घड़ी में 3:10 हो चुके थे। आदिल और साकिर ने श्रीनगर जम्मू हाईवे के बगल वाली सड़क पर कार खड़ी कर ली। यहां से साकिर को उतरना था और आदिल को आगे जाना था। आदिल के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथ से घड़ी उतारी और साकिर को सौंप दी और कहा, यह मेरी आखिरी निशानी है, दुआओं में याद रखना। ये कहते हुए आदिल ने साकिर को आखिरी बार गले लगाया और कार में बैठ गया और साकिर को वहीं छोड़ दिया। आदिल नीली मारुति इको कार लेकर नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ गया। करीब 3:15 पर सीआरपीएफ का काफिला उस जगह पहुंच गया जहां साइड लेन पर इको कार में बैठा आदिल इंतजार कर रहा था। सीआरपीएफ के काफिले को देख बगल की सड़क पर खड़े आदिल ने अपनी कार दौड़ा दी और इस काफिले की 5वें नंबर की बस से भिड़ा दी। कार में रखे करीब 300 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ ने इको कार समेत बस के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। इस आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। कश्मीर घाटी में जब से आतंक का जन्म हुआ है, उन सब में ये सबसे तेज, भीषण और दर्दनाक हमला था, जिसे पुलवामा हमले के नाम से दर्ज किया गया। भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी माना और एनआईए की जांच बिठा दी, लेकिन फिर भी कई सवाल उठे जिनके उत्तर दिए जाने बाकी थे। पहला सवाल कि हमले की पहले से ही वार्निंग थी, तो फिर भी इसे क्यों नहीं रोका जा सका। दूसरा सवाल कि क्या वाकई ये हमला पाकिस्तान प्रायोजित था या कोई और दूसरा खेल कर रहा था। भारत में कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि चूंकि देश में चुनाव होने जा रहे थे, इसलिए मोदी सरकार ने खुद ही ये हमला करवाया है। वैसे में इस मामले की उन परतों को उठाना जरूरी है जो इस साजिश से पर्दा उठाते हैं कि आखिर कौन लोग इसके असली दोषी थे, किन लोगों ने पुलवामा की साजिश को रचा और कैसे अपराधियों को पकड़ा गया। आज के इस एपिसोड में पुलवामा हमले की इन्हीं परतों से पर्दा हटाएंगे कि पुलवामा हमले की साजिश आखिर किसने रची। वक्त की बड़ी खबर देते, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों का आंकड़ा अब 30 के करीब पहुंच चुका है। पुष्टि हो चुकी है इस बात की, 30 जवान शहीद हुए हैं। अपने दर्शकों को आप सबको ये जरूर बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 44 जवान शहीद हुए हैं। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। जिस दिन पुलवामा हमला हुआ उसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हाँ, ये हमला हमने ही किया है और हमारे आतंकी आदिल अहमद डार ने इस विस्फोटक से भरी गाड़ी को उड़ाया है। जैश-ए-मोहम्मद ने आदिल की एक वीडियो भी जारी की जिसमें आदिल कहता है कि जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी उस समय में जन्नत में मजे लूट रहा हूँगा। उसने कहा कि मैंने जैश-ए-मोहम्मद में आतंकी के रूप में 1 साल बिताया है। ये मेरा कश्मीर के लोगों के लिए आखिरी मैसेज है। आदिल पुलवामा का ही रहने वाला था। जैश-ए-मोहम्मद ने उसकी वीडियो इसलिए जारी की ताकि पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि कश्मीरी लोग भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं और अलगाववाद की वजह से, ना कि पाकिस्तान ने जंग छेड़ी हुई है। आगे की कहानी पर बढ़ने से पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। 2 नौजवान मुंह पर कुछ पोते हुए हैं। इन्होंने चेहरे पर ये क्या लगाया हुआ है, आगे पता चल जाएगा। दूसरी तस्वीर में कुछ लोग इस लड़के की शेविंग कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं। तीसरी तस्वीर उस इको कार की है जिसे पुलवामा हमले में यूज किया गया। 5वीं तस्वीर में ये जो घर दिख रहा है, इसे थोड़ा गौर से देखिए। 6वीं तस्वीर एक महिला की है जिसके हाथ में बंदूक है। हालांकि ये आतंकी नहीं थी, लेकिन इसकी कहानी पुलवामा से जुड़ी हुई है। ये सभी तस्वीरें पुलवामा हमले की साजिश की जांच से जुड़ी हुई हैं। पुलवामा हमले की साजिश से पर्दा कैसे हटा, कौन लोग इसके दोषी थे, उनका क्या हुआ, वे जेल में हैं
या एनकाउंटर में मार दिए गए या वे अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं? ये सवाल आज भी तमाम लोगों के मन में है। पुलवामा हमले के पहले और बाद की पूरी कहानी पर जम्मू कश्मीर कैडर के IPS अधिकारी दानिश राणा ने पुलवामा कॉन्स्पिरेसी यानी कि पुलवामा साजिश के नाम से एक बेहतरीन किताब लिखी है। इस किताब के अनुसार पुलवामा हमले से एक दिन पहले जम्मू में CRPF के काफिले की सभी गाड़ियों को चेक किया गया। उनमें पेट्रोल, डीजल आदि की टंकियां भरी गईं और लाइन अप किया गया कि कौन सी गाड़ी इस काफिले में जाएगी। रात के करीब 2:30 हो रही थी। सभी सैनिकों को बिठाया जाने लगा। ड्राइवर हेड कांस्टेबल जयमल सिंह अपने अन्य साथी ड्राइवरों के साथ सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। चूंकि ड्राइवर ही पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हैं, इसलिए उन्हें आराम के लिए 1 घंटा अतिरिक्त मिल जाता है, इसलिए वे सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। हेड कांस्टेबल जयमल सिंह HR 49F0637 नंबर वाली गाड़ी यानी कि बस को काफिले में ले जाने से पहले चेक कर रहे थे। ये वही बस थी जिसे आत्मघाती हमला करके उड़ा दिया गया। यहाँ एक बात बताने की है कि जयमल सिंह का मुख्य काम ड्राइवरी का नहीं है, बल्कि उनकी ड्यूटी मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में एक क्लर्क के तौर पर लगी हुई थी। यहाँ उनका काम फाइलों को इधर उधर करना, गाड़ियों के आने जाने की हिस्ट्री रखना और रिपेयरिंग आदि के बिल आदि को बनाने का था। इस बस को दरअसल हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह को चलाने के लिए असाइन किया गया था, लेकिन कृपाल सिंह को अपनी बेटी की शादी के लिए चंबा जिले जाना था। इसके लिए उन्होंने छुट्टियां अप्लाई की हुई थी। बावजूद इसके कृपाल सिंह को कहा गया कि वे श्रीनगर जाने वाली इस बस को चला के ले जाएंगे और जब वहां से वापस जम्मू आ जाएंगी तब आराम से चंबा चले जाएं, जो कि ज़्यादा दूरी पर नहीं था। श्रीनगर का मौसम पहले से ही खराब था, इसकी वजह से हाईवे पिछले 7 दिन से बंद था। अगर कृपाल सिंह काफिले के साथ श्रीनगर जाते तो ये संभावना पूरी थी कि मौसम खराब होने की वजह से वे बीच में फंस सकते थे और बेटी की शादी में जाने के लिए देर हो जाती। इस बात का पता जैसे ही हेड कांस्टेबल जयमल सिंह को पता चला तो उन्होंने बस चलाने के लिए खुद कहा कि मैं बस चला सकता हूँ। जयमल सिंह एक अनुभवी ड्राइवर थे और श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पहले भी बहुतों बार गए हुए थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि कृपाल सिंह की जगह वे बस चलाकर ले जाएंगे। 13 फरवरी की रात काफिले में जाने से पहले ये बात जयमल सिंह ने अपनी पत्नी को भी बताई, लेकिन दोनों को नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होने जा रही है। ये भी कितनी त्रासद और अपनेपन की सी बात है कि कृपाल सिंह की अपनी बेटी की शादी में जा सकें, इसलिए जयमल सिंह ने खुद ही बस चलाने का फैसला लिया, जबकि ऐसा नहीं था कि इन्हें इसके खतरे का अंदाजा नहीं था। कश्मीर पुलिस ने 6 दिन पहले ही यानी कि 8 फरवरी के दिन ही CRPF, BSF, ITBP, SSB सेना और वायुसेना को IED हमले की खुफिया सूचना दे दी थी और जिस इलाके में बस जानी थी वो पहले से ही संवेदनशील इलाके थे, इसलिए सबको इस काफिले की सुरक्षा से जुड़े खतरों का आभास था। जयमल सिंह के मात्र 5 साल का एक बच्चा था जो शादी के 16 साल बाद जाकर हुआ था। जयमल अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने ही वाले थे, लेकिन उसके पहले ही इस आतंकी हमले ने एक पिता को बेटे से और एक छोटे से बेटे को अपने पिता से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। इसी बस में तमिलनाडु के कांस्टेबल सुब्रमण्यम भी थे। सुब्रमण्यम को ना अधिक हिंदी आती थी ना अंग्रेजी आती थी, ऊपर से घर की याद आ रही थी। उन दिनों उनके बूढ़े पिता की तबीयत सही नहीं चल रही थी। अपने पिता के इलाज के लिए वे छुट्टी लेने ही वाले थे। पास में ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हेड कांस्टेबल बाबूलाल संतरा भी बैठे हुए थे, जो अभी अभी 2 महीने की छुट्टी के बाद घर से लौटे थे। इन छुट्टियों में बाबूलाल ने अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करवाया। बाबूलाल की सर्विस में मात्र 8 महीने बचे थे, जिसके बाद वो रिटायरमेंट लेने जा रहे थे। बाबूलाल के पास ही महाराष्ट्र के अहमदनगर के थाका बेलकर बैठे हुए थे, जिनकी शादी में चंद दिन ही बचे थे। थाका बेलकर ने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन शादी से ठीक 10 दिन पहले ही उनका नाम श्रीनगर जाने वाले इस काफिले की लिस्ट में आ गया। बेलकर बस में बैठे हुए थे, लेकिन होनी यानी कि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एकदम लास्ट टाइम में ही बेलकर की छुट्टियों को मंजूरी मिल गई। खुशी के मारे बेलकर अपने साथियों को बाय करते हुए बस से उतर गए। जयमल की बस के अलावा CRPF के इस काफिले में 78 गाड़ियां थीं, जिसमें 15 ट्रक थे, 2 ITBP की बसें थीं, एक रिकवरी वैन के अलावा एक एम्बुलेंस भी थी। अब इस काफिले का जाने का वक्त हो गया। रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरा देश सो रहा था। जिन जिन गांव के पास से ये काफिला निकल रहा था वे गांव भी सो रहे थे। चूंकि भारी ठंड पड़ रही थी, इसलिए सैनिक आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। जयमल सिंह की बस में करीब 39 सैनिक सवार थे। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ा, पहाड़ों के पीछे से सूरज की दस्तक भी होने लगी। जयमल सिंह की बस बाकियों की तरह ही एकदम पैक्ड थी। सुबह के करीब 6 बज चुके थे।
पुलवामा के लेथापोरा में स्थित सीआरपीएफ की यूनिट को सूचित कर दिया गया कि काफिला आने वाला है और हाईवे के मूवमेंट पर ध्यान रखा जाए। काजीगुंड की सीआरपीएफ यूनिट को भी बता दिया गया कि काफिले की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। काजीगुंड को कश्मीर की घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहीं से संवेदनशील क्षेत्र शुरू हो जाता है। काजीगुंड में ही इस काफिले को कुछ देर के लिए ब्रेक लेना था। यहाँ से उन कुछ सैनिकों को उतारा जाना था जिनकी तैनाती आसपास के ही इलाके में होने जा रही थी। काजीगुंड के साथ अनंतनाग, अवंतीपुरा और पंथा चौक की सीआरपीएफ यूनिटों को भी अलर्ट कर दिया गया कि काफिला आ रहा है। इन सब यूनिटों को अपने अपने क्षेत्रों से काफिले को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी होती है। एक यूनिट को करीब 10 किलोमीटर का एरिया संभालना था। पुलवामा जिले के लेथापोरा की सीआरपीएफ यूनिट ने भी सुबह के 6 बजे से ही रोड ओपनिंग पार्टीज को तैनात कर दिया था। इन रोड ओपनिंग पार्टीज का काम हर आने जाने वाले आदमी पर, वाहन पर, जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं उन पर निगाह रखने का था। इलाके में हर जगह सैनिकों की तैनाती कर दी गई, हर सड़क पर सैनिकों की तैनाती की गई। रोड ओपनिंग पार्टीज ने जब रोड के आसपास के कूड़ेदानों से लेकर पीछे के पेड़ों को भी छान मारा तो उन्हें 10 पॉइंट्स पर तैनात किया गया, जैसे कि गोरीपारा मोड़, कमांडो मोड़, लाडू मोड़, ग्रीन वैली स्कूल, हजीवल मोड़ और बीएसएनएल टावर और हाथीवाड़ा मोड़। जिस लाडू मोड़ पर पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया, उस मोड़ की जिम्मेदारी एएसआई मोहनलाल के ऊपर थी। उनकी मदद के लिए 3 और लोग थे। लेथापोरा यूनिट के अंदर आने वाले क्षेत्र में तैनात लोगों के लिए करीब 12:30 पर लेथापोरा बटालियन हेडक्वार्टर से लंच भेजा जाता है, जो इन 10 पॉइंट्स पर तैनाती में लगे हुए 10 किलोमीटर के एरिया में उन लोगों के लिए लाया गया। एएसआई मोहनलाल ने भी खाना खाया और हाथ धो लिए। इसके कुछ देर बाद ही अलर्ट आ गया कि सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का काफिला किसी भी वक्त आ सकता है। मोहनलाल को अपने क्षेत्र से इस काफिले को सुरक्षित निकालना था। दूसरी तरफ बर्फीले क्षेत्रों से गुजरते हुए काफिला जवाहरलाल नेहरू सुरंग को पार कर चुका था। सुरंग के अंधेरे से निकलते ही काफिले में बैठे लोगों को एकदम से कश्मीर घाटी की सुंदरता का नज़ारा देखने को मिला। जयमल की बस में कांस्टेबल बसंत कुमार भी मौजूद थे। बसंत कुमार केरल के वायनाड के रहने वाले थे। अभी अभी उन्हें पंजाब से कश्मीर ट्रांसफर किया गया था। इस बीच बसंत कुमार 10 दिन की छुट्टियों पर घर गए हुए थे और पहली बार कश्मीर में काम ज्वाइन करने के लिए आए थे। 1 साल पहले ही बसंत कुमार के पिता की मौत हो गई थी। इस तरह घर में कमाने वाले अकेले वे ही बचे थे और कोई कमाने वाला नहीं था। पीर पंजाल रेंज की सुंदर पहाड़ियों को देख बसंत का भी मन हुआ क्यों ना इस सुंदर दृश्य को अपनी पत्नी को भी दिखाऊं, इसलिए वीडियो कॉल करने लगे। लेकिन नेटवर्क कमजोर थे, इस कारण बसंत की पत्नी को सब धुंधला और सफ़ेद दिखाई दे रहा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये उनके आखिरी पल हैं। बसंत की तरह ही असम के मानेश्वर बासुमात्रे ने भी अपनी पत्नी को फ़ोन किया। अपने घर की छुट्टियों के आखिरी दिन मानेश्वर भी अपनी पत्नी को और सैनिकों की तरह ही मना के आए कि हाँ, घर के ही नज़दीक पोस्टिंग लेने की कोशिश करूँगा, जुगाड़ लगा रहा हूँ। हालांकि मानेश्वर का रिटायरमेंट का पूरा टाइम हो चुका था, बावजूद इसके अपने 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए ही मानेश्वर ने आगे भी सर्विस जारी रखी। जयमल की बस और पूरे काफिले में सब जवानों की यही कहानियाँ थीं। किसी को अपने बच्चे पढ़ाने थे, किसी को माँ का इलाज कराना था, किसी को बेटी की शादी करानी थी, किसी को बहन को विदा करना था। अधिकतर लोग सामान्य घरों और झोंपड़ियों से आने वाले लोग थे, जिनके लिए आर्मी देशभक्ति के साथ साथ अपने गरीब परिवारों को चलाने का भी एक साधन थी। जयमल की बस इन्हीं सब लोगों की उम्मीदों और घर लौटने की सपनों से भरी हुई थी। वैसे पुलवामा अटैक की तारीख 14 फरवरी नहीं बल्कि ओरिजिनली ये 6 फरवरी थी, यानी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन, यानी कि 5 फरवरी के दिन। 5 फरवरी के दिन जैसे मोहम्मद के द्वारा पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है, लेकिन 5 फरवरी के दिन कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढक गईं। जवाहरलाल नेहरू टनल के दोनों ओर की सड़कें बर्फ से जाम हो गईं, जिसके कारण सीआरपीएफ के काफिले को अपना प्लान बदलना पड़ा और 7 दिन रोड साफ होने का इंतजार करना पड़ा। दानिश राणा ने अपनी किताब पुलवामा कॉन्स्पिरेसी में लिखा है कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे यानी कि 5 फरवरी के दिन जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर ने कराची में एक रैली को संबोधित किया था। इसी दिन उमर, समीर और आदिल और अहमद डार साकिर के घर में आईईडी बम तैयार कर रहे थे। मसूद अजहर ने अपनी रैली में बाकी के दिनों की तरह ही भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात कही। बाकी के दिनों की तरह ही उसने कहा कि कराची, पेशावर और बहावलपुर और गुजरांवाला से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों के नौजवान कश्मीर में जिहाद के लिए जा रहे हैं
और आगे भी जाते रहेंगे। लेकिन इस भाषण में उसने एक ऐसी हिंट दी जो बाकी दिनों से थोड़ी अलग थी। ये एक तरह से आने वाले पुलवामा हमले की चेतावनी थी, जो बाद में NIA की जांच में भी साबित हुई। मसूद अजहर ने कहा, अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें पुलवामा की एक लड़की के घर पर मेरी तस्वीर के साथ जैसे मोहम्मद का झंडा टंगा मिलेगा। मसूद अजहर के इस भाषण की ऑडियो को लेकर सबसे पहले 20 फरवरी के दिन यानी कि पुलवामा हमला हो जाने के 6 दिन बाद इंडिया टुडे वेबसाइट ने खबर की थी, जिसमें उसने सवाल किया कि इमरान खान को और कितने सबूत चाहिए कि पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। पुलवामा की जिस लड़की के बारे में, जैसे मोहम्मद के झंडे के बारे में मसूद अजहर बात कर रहा था, उसे पुलवामा हमले के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार की उस आखिरी वीडियो में देखा जा सकता था, जिसे पुलवामा हमले के ठीक बाद जारी किया गया था। दरअसल ये घर इंसा नाम की उस लड़की का था जिसकी तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। इंसा नाम की इस लड़की की कहानी पुलवामा हमले की साजिश की कहानी से जुड़ी हुई है, जिसे आगे आप जानेंगे। इधर CRPF का काफिला धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगा। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। काफिला हाईवे से लेफ्ट लेकर मुड़कर काजी लैंड स्थित CRPF के ट्रांजिट कैंप पर रुकने के लिए चल पड़ा। यहाँ इस काफिले को कुछ मिनट ब्रेक लेना था। एक के बाद एक गाड़ी कैंप में घुसती चली गई। ड्राइवरों और सैनिकों ने अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करके आराम किया। जयमल की बस में से सबसे लास्ट में कांस्टेबल रोहतास लांबा उतरे। रोहतास लांबा जयपुर के रहने वाले थे। 1 साल पहले ही रोहतास की शादी हुई थी और 2 महीने पहले ही उनका एक छोटा सा बच्चा हुआ था, जिसकी शक्ल भी रोहतास ने अभी तक देखी नहीं थी। रोहतास ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और अपने 2 महीने के इस बच्चे के बारे में पूछा कि वो कैसा है, और जल्दी ही फ़ोन रखते हुए लास्ट में कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। रोहतास की तरह अन्य सैनिकों ने भी अपने अपने घरों और दोस्तों को कॉल किए। उनमें से शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं को वैलेंटाइन डे विश कर रहे होंगे। इनमें से जो लोग अनंतनाग, कुलगाम और सोफिया इलाके में तैनात किए जाने थे, वे यहीं सामान लेकर उतर गए, और जो काजी लैंड ट्रांजिट कैंप के लिए आए थे, उन्हें यहीं अपना सामान लेकर उतार दिया गया। अब बाकी बचे लोगों को श्रीनगर जाना था। जिन लोगों को आगे श्रीनगर जाना था, उन्हें लेने के लिए श्रीनगर से कुछ सेमी बुलेट प्रूफ बसें भी आती हैं। हालांकि ये सभी सैनिकों को ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दरअसल जिन लोगों की तैनाती श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, उन्हें लेने के लिए आधे रास्ते में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भेजा जाता है, क्योंकि काफिले की जो रेगुलर बसें होती हैं उन पर अक्सर हमले होते हैं, इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भेजा जाता है। इसलिए काजी लैंड ट्रांजिट कैंप पर 16 बुलेट प्रूफ बसों को श्रीनगर से भेजा गया। अब घड़ी में करीब 2:40 हो चुके थे और काफिला दोबारा अपनी यात्रा पर निकलने के लिए शुरू हो गया। इस काफिले में श्रीनगर से आई 16 बुलेट प्रूफ बसें भी शामिल थीं, लेकिन जयमल की बस अब भी इस काफिले में शामिल थी, जिसमें कि 39 जवान सवार थे। काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। अब घड़ी में 3 बज चुके थे। घड़ी में 3 बजने के बाद की मिनटें 40 जवानों के लिए आखिरी घड़ियां थी। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके जीवन की यात्रा यहीं समाप्त होने जा रही है। उनमें से कुछ लोग अभी भी अपने परिवारों से फ़ोन पर बात कर रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे। इत्तेफाक से रास्ते में एक बस में कुछ खराबी आई, जिसके कारण वो मुख्य काफिले से हट नज़दीकी के CRPF यूनिट पर रुक गई। लेकिन काफिला चलता रहा। काफिला अब झेलम और वैष्णव नदी के संगम के पास पहुंच चुका था, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक मारुति इको कार इस काफिले का इंतजार कर रही थी। 3:10 हो चुके थे। बंगाल के रहने वाले कांस्टेबल सुदीप विश्वास के पिता की कॉल आई। सुदीप के पिता खेत में काम करते हुए ही अपने बेटे से फ़ोन पर हालचाल ले रहे थे। सुदीप ने साल 2015 में CRPF ज्वाइन की थी और अब 27 की उम्र हो चली थी, लेकिन अब भी शादी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि घर कच्चा था, पक्का घर बनाना था। इसके बाद ही उन्हें शादी करनी थी। खेत में काम कर रहे पिता से सुदीप ने कहा कि अंधेरा होने से पहले ही घर लौट जाया करिए। सुदीप अपने पिता से बात कर ही रहे थे कि अचानक कॉल कट जाती है। सुदीप के पिता बार बार फ़ोन लगाते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगी। ये सुदीप और उसके पिता की आखिरी कॉल थी। न अब सिम बची थी, न मोबाइल बचा था, न सुदीप का शरीर। सुदीप का शरीर अब टुकड़ों में सड़क पर बिखर चुका था। टुकड़े ऐसे कि एक उंगली कहीं और एक हाथ कहीं। सुदीप के पिता को नहीं मालूम था कि उनका बेटा अब उन्हें कभी नहीं सुनाई देगा। सुदीप के साथ साथ 40 घरों के दिए बुझ चुके थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे की सड़क पर इंतजार कर रही मारुति इको कार CRPF के काफिले में चल रही 5वें नंबर की बस से आकर टकरा चुकी थी। ये ब्लास्ट कश्मीर में पिछले 30 सालों में हुआ सबसे बड़ा ब्लास्ट था। कई किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव हुआ। मकानों के शीशे टूटकर बिखर गए,
कई घरों और दुकानों में दरारें आ गईं और 40 जवानों के शरीर, उनकी उंगलियां, उनके पैर, उनके सर, हाथ दूर दूर सड़क और आसपास के क्षेत्र में बिखर गए। इस मारुति इको कार में सवार था 22 साल का आदिल अहमद डार, जिसे लग रहा था कि वो जो करने जा रहा है वो ईश्वर का आदेश है, ऐसा करके वो जन्नत को हासिल करेगा। उसकी शहादत उसके धर्म को बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल आखिर ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदिल ने अपने शरीर के परखच्चे उड़ाकर सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान ले ली। क्या इसका दोषी सिर्फ आदिल था या कोई और भी था? पुलवामा अटैक का असली मास्टरमाइंड कौन था? कौन थी इंसा? और वो लड़का कौन था जो आदिल को छोड़ने के लिए आया था? आदिल को किसने अटैक करने के लिए तैयार किया? और आरडीएक्स का 300 किलोग्राम का इतना बड़ा विस्फोटक कैसे आया? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।